अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और पिछले साल ख़त्म होने पे हमने आखिरी दिन जो हमारा शो था उस पे हमने एक प्रोग्राम किया था कि मेरे मुताबिक यानी मेरी रेटिंग्स कि पूरा साल मीडिया लोगों को रेट करता है, उनको हाइज़ और लोज़ देता है, लेकिन मीडिया की अपनी भी रेटिंग्स होनी चाहिए। हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, लेकिन ये एक अपनी चॉइस भी होती है और एक अपनी टीम की चॉइस भी होती है। तो ये कोई पॉपुलर सर्वे के ऊपर नहीं है, ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं। ये कोई हमने सर्वे नहीं किया, कोई पॉपुलर सर्वे नहीं किया कि हज़ारों लोगों से हमने फ़ोन करके रब्ता किया, उनसे फॉर्म्स फिल कराए हों कि आपको क्या चीज़ पसंद आई, आपको क्या चीज़ ना पसंद आई। लेकिन मीडिया में होने के नाते हम लोग खुद अपने कंपेरेटर्स को देखते हैं और हम उनको एवेल्यूएट करते हैं, वो भी हमें देखते हैं, वो भी हमें एवेल्यूएट करते हैं। उनकी स्टोरीज़ को, उनके गेस्ट को, उनकी प्रोडक्शन स्टाइल को, उनके ग्राफिक्स को, हर चीज़ को हम लोग बड़ी क्लोजली एक दूसरे को मॉनिटर करते हैं क्योंकि कंपेरेटर्स होते हैं और ये एक हेल्दी चीज़ है। लेकिन जब आप न्यूज़ मीडिया की बात करते हैं तो उसको एंटरटेनमेंट मीडिया से अलग करना मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि दिन में हैं तो सिर्फ 24 घंटे, उन्हीं 24 घंटे में न्यूज़ शो भी चल रहा है, उसी में ख़बरें भी चल रही हैं, उसी में ड्रामा भी चल रहा है, उसी में भी मूवीज़ के चैनल भी चल रहे हैं, उसी में कार्टून नेटवर्क भी हैं, उसी में सब कुछ है। तो अब बात यह है कि एक एवरेज पाकिस्तानी जो घर है वहाँ पे एक ही टेलीविज़न सेट है, या बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो 2 टेलीविज़न सेट हैं। तो एक वक्त में 5 चैनल नहीं देखे जा सकते एक घर में, चाहे वो लोगों की पसंद हो या ना हो। तो अगर हम बिल्कुल अगर इम्पार्शल होकर बात करें तो पाकिस्तान में गालिबन सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल जो है एट एनी गिवन टाइम वो कार्टून नेटवर्क है, क्योंकि कार्टून नेटवर्क जो है उसकी जो लॉयल्टी है बच्चों के अंदर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप कहें कि निकलोडियन है या बाकी लोग हैं वो ठीक है, लेकिन कार्टून नेटवर्क ने मुसलसल अपनी एक जगह बनाई हुई है और इट्स वेरी हाईली रेटेड। हमारे ओपिनियन में उसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो प्योर व्यूअरशिप के ऊपर बेस्ड है। ब्रांड लॉयल्टी जो है बच्चों के अंदर कार्टून नेटवर्क की वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और कार्टून नेटवर्क के अंदर जितने ब्रांड्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्गली एंट्रेंच्ड हैं अपने व्यूअर्स के अंदर, उनके डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर और डिफरेंट डेमोग्राफिक। और सबसे बड़ी बात यह कार्टून नेटवर्क की कि कार्टून नेटवर्क की जो प्रोग्रामिंग है वो अक्रॉस द बाउंड्रीज़ है, यानी वो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। वही प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में अमेरिका में चल रहे हैं, यूरोप में चल रहे हैं, और हर जगह अगर वो यकसा मकबूलियत हासिल करते हैं तो इसका मतलब है कि उनको बड़ी सीरियसली किसी ने कंसीव किया और किसी ने उनको एग्जीक्यूट किया और उसके बाद मार्केट रिसर्च बेइंतहा है। तो कई बारी आप जिन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं एक्चुअली वो नंबर 1 पे होती हैं, और जिन चीज़ों को आप समझ रहे होते हैं कि बड़े हाई एंड माइटी हैं ये, इनके बगैर पता नहीं दिन कैसे पूरा होता है, तो बड़े आराम से पूरा होता है। मसलन अगर आप डॉक्टर शाहिद मसूद को नहीं देखेंगे तो आपके दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कुछ मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हाथों को आजकल डिस्कस करें कि किसका हाथ कितनी करीब है, किसका हाथ कितनी दूर है। तो इसी तरह और बड़े टॉक शोज़ हैं कि अगर आप उनको नहीं देखते तो आपका टेम्परेचर ही कम रहेगा, कंट्रोल रहेगा। 2016 में मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ ने हमारा साथ छोड़ दिया और वो अगले जहान चले गए, और उन्होंने मीडिया न्यूज़ को, मीडिया व्यूज़ को और मीडिया प्रोग्रामिंग को बहुत डोमिनेट करके रखा, ना सिर्फ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बल्कि इवन ऑन इंफोटेनमेंट चैनल्स और दूसरे चैनल्स में। मसलन अमजद साबरी कव्वाल जो थे किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। 22 जून 2016 को उनको शहीद किया गया और मशहूर ज़माना कव्वाल गुलाम फरीद साबरी के वो साहबजादे थे, और इस बेमाना कत्ल पे कराची ने उस वक्त तक अपनी तारीख का, उस दिन तक सबसे बड़ा जनाजा भी देखा, और उनसे प्यार करने वाली, उनसे इश्क करने वाली हर आंख अश्क बार दी। जब जुनैद जमशेद ATR के एक हादसे में शहीद हुए तो वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने लोग उनको जानते थे वो हिल कर नहीं रह गए, और मैं जानता हूँ लोगों को जो कई दिन उस सदमे से बाहर नहीं आ सके, क्योंकि जुनैद जमशेद, अगर मैं ये कहूँ कि जब वो एज ए यंगस्टर उन्होंने दिल पाकिस्तान वाइटल साइंस ने जब शुरू किया, जिसमें रोहेल हयात भी थे, जिसमें सलमान अहमद थे और बाद में शहजाद भी थे, ये सारे जब आए थे तो ये बहुत बड़े आइकॉन्स थे। और मैंने शोज़ में देखा है बाहर, पाकिस्तान से बाहर
शौकत खानम के फंड रेजिंग शोज़ में कि जितने बड़े सेलिब्रिटी इमरान खान होते थे या थे, और जुनैद जमशेद अपनी तर्ज में किसी से कम नहीं थे, और जब वो स्टेज पे आते थे तो एक ऑरा और एक एनर्जी जो है उनकी, वो सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती थी। अब्दुल सत्तार ईदी का रिश्ता वो था पाकिस्तानी अवाम से जैसे एक शफीक बाप का अपने बच्चों के साथ होता है। पाकिस्तान में कोई शख्स नहीं जो अब्दुल सत्तार ईदी से किसी न किसी मौके पे यानी उनसे मुतासिर हुए बगैर ना रह सका हो। उनकी जद्दोजहद और सबसे बड़ी खूबसूरती और कामयाबी जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब की थी वो ये थी कि जिस दिन उनका जनाजा उठाया जा रहा था उस दिन भी ईदी सर्विस की एम्बुलेंसेस जो हैं वो भाग रही थी मुख्तलिफ़ शहरों में, पेशेंट्स की खिदमत कर रही थी, उनकी दवाइयाँ जो थी वो उनको दी जा रही थी, डॉक्टर्स ड्यूटी के ऊपर थे। मेरा ख्याल में कि एक आदमी को इससे बड़ा ट्रिब्यूट उसकी टीम नहीं दे सकती, और कि जो उनका काम था वो उनके जाने के बाद और उस बावजूद उसी दिन के वो जारी रहा। शमीम आरा शायद यंगस्टर्स इतना ना जानते हों, लेकिन शमीम आरा माजी का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत सफ़े अव्वल की हीरोइन, और यानी उनके लाखों फैंस होते थे, और उनका फिल्म में होना फिल्म की कामयाबी की ज़मानत थी। शमीम आरा ने बेइंतहा हिट फिल्में दी, डायमंड जुबलीज़ दी, गोल्डन जुबलीज़ दी, सिल्वर जुबलीज़ तो पता नहीं कितनी दी, और बड़ी यानी तवील एक इलालत के बाद उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। कंदील बलोच सोशल मीडिया के ज़रिए मेन स्ट्रीम मीडिया में उनका एंट्री हुई, न्यूज़ टॉक शोज़ के अंदर। पहले वो पाकिस्तान आइडल जो जियो टेलीविज़न का प्रोग्राम था उस पे आई, उसके बाद वो सोशल मीडिया पे उनके वीडियो सर्कुलेट हुए, और फिर उनके बेहमाना कत्ल जो उनके सगे भाई ने किया, और वो अभी तक उसकी तफ्तीश जारी है, तो उसने हिला कर रख दिया लोगों को, एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड। 2016 में ये पर्सनालिटीज़ हमें छोड़ गई, लेकिन 2016 में जो चैनल्स का ट्रेंड है पॉपुलैरिटी, खासतौर पे न्यूज़ चैनल्स का, वो यकसा रहा है, और वो यकसा इस तरह से रहा है कि मोर और लेस टॉप 5 में, टॉप 6 में वही चैनल्स आते रहे हैं कि जिनसे हम आम तौर पे वाकिफ़ हैं, लेकिन कई यानी बीच में बर्स्ट जो हैं वो 1-2 नए चैनल्स ने ली, और उन्होंने इतनी ज़्यादा अपनी वहाँ पे रीच ली कुछ चीज़ों की बिना पर कि उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसे ही 2 चैनल्स जिनकी ग्रोथ जो है वो फिनोमिनल है, उसमें चैनल 92 जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। चैनल 92 जो है ये पाकिस्तान का सबसे पहला HD हाई डेफिनेशन चैनल जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ। इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग में पाकिस्तान में टेक्निकली एक नई जिद्दत दी है, और इनका जो रिज़ल्ट है, इनकी जो स्क्रीन है वो बहुत ही शार्प और इमेज बहुत ही ब्राइट और बड़ा अट्रैक्टिव है। चैनल 92 जो है इसके ग्राफिक्स भी बड़े इम्प्रेसिव है, लेकिन चैनल 92 के जो प्रोग्राम्स हैं वो अभी तक इतना नहीं अपनी जगह बना सके टॉप प्रोग्रामिंग में। उनके इंडिविजुअल प्रोग्राम्स, यस, आमिर मतीन और रऊफ़ क्लासरा वगैरह जब आए तो इन्होंने कई प्रोग्राम्स को अपने बहुत ज़्यादा ऊपर सर्च दी, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ उनके कोई 2 या 3 चैनल ड्राइवर्स जो हैं वो अभी तक टेक ऑफ नहीं हुए जो गारंटेड सक्सेस समझा जाए। लेकिन न्यूज़ के अंदर चैनल 92 ने अपना एक बड़ा मकाम बना लिया है, और न्यूज़ में अगर देखा जाए इसको तो ये एक काफ़ी न्यूट्रल चैनल के तौर पे आ रहा है, ना गवर्नमेंट के हक़ में है ना अपोजिशन के साथ है एक्सक्यूज़ मी, और न्यूट्रलिटी के साथ ये न्यूज़ दे रहा है और काफ़ी मकबूल हो रहा है। चैनल 24 ने पिछले 1 साल में काफ़ी अप एंड डाउन देखे, और इन्होंने कुछ तजुर्बात भी किए, प्रोग्राम स्लॉट्स चेंज किए, कुछ एंकर्स को आगे पीछे किया, लेकिन उसके बाद अब चैनल 24 जो है ये अपनी एक जगह बनाने पे कामयाब हो गया। इसका जो एक वीक एरिया था जब इसके लॉन्च के ऊपर था वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन थी, लेकिन पिछले साल इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत एफ़र्ट किया, और नए तरीके से इन्होंने अपने आप को एक सॉफ्ट तरीके से रीलॉन्च किया, ग्राफिक्स बदले, HD के अंदर चैनल 24 ने अपने आप को कन्वर्ट किया, और HD से यानी एनालॉग से HD का इनका ये सफ़र तकलीफ़ दे था कि 1 महीना जब केबल ऑपरेटर्स जो हैं वो HD को स्विच नहीं कर सक रहे थे, वो जो पीरियड है इनको मार पड़ी, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर उठना शुरू हो गए, और अब चैनल 24 की ना सिर्फ न्यूज़ बल्कि उसके शोज़ जो हैं वो डिस्कस होते हैं। जैसे आरिफ निज़ामी साहब का, चौधरी गुलाम हुसैन साहब का शो जो है
वो कई वजूहात से डिस्कस हुआ 2016 में, चाहे वो इमरान खान की पहले शादी की खबर हो, फिर उसके बाद डिवोर्स की खबर हो। इस तरह कई चीज़ों की वजह से मुख्तलिफ न्यूज़ शोज़ जो हैं चैनल 24 के वो काफ़ी पॉपुलर रहे। और कंसिस्टेंसी के साथ एक न्यूज़ चैनल जिसने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा है और सर फहरिस्त चैनल्स में से है, अक्सर वो नंबर 1 भी हुआ और लेकिन कंसिस्टेंटली तो वो नंबर 2 है, वो ARY न्यूज़ नेटवर्क है। ARY न्यूज़ नेटवर्क को जो एक जगह पे धचका लगा वो उसका 10 बजे का स्लॉट था और जब अभी डॉक्टर शाहिद मसूद आए थे वो स्ट्रगल कर रहे थे और जब वो सेटल होना शुरू हुए तो वो एकदम से उसको छोड़कर चले गए और फिर अरशद शरीफ को वो स्लॉट को आके कवर करना पड़ा। बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ARY के जो मेन प्राइम टाइम स्लॉट्स के ऊपर नीचे होने की वजह से ARY विल बी नंबर 2 इन 2016। और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बहरहाल जब आप रेटिंग देते हैं किसी को तो आपको हकीकत पसंदाना देनी पड़ती है। नंबर 1 न्यूज़ चैनल जो है, कोई माने या ना माने, वो 2016 में जियो टेलीविज़न ही रहा। जियो टेलीविज़न जो है मैं नहीं देखता, लेकिन यह है कि मैं क्या करूं, लोग देखते हैं और लोग उसका एतबार भी करते हैं और यानी काफ़ी जगहों पे इनको स्ट्रगल करना पड़ा अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। कभी कहीं से उतार दिए जाते थे, कहीं कहीं पे आगे कर दिया, कभी पीछे कर दिया, लेकिन जियो की टीम बहुत ही प्रोफेशनल टीम है। हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने फ़ाइट किया और उन्होंने अपने चैनल की पोजीशन जो है उसको मेंटेन किया। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि कुछ पॉपुलर शोज़ होते हैं चैनल्स के, मैं उनके ऊपर भी आता हूं, लेकिन बुरे चैनल भी रहे हैं, बुरे चैनल भी रहे हैं। मेरे नज़दीक कैपिटल टीवी जो है वो एक बहुत बुरा चैनल रहा है, क्योंकि कैपिटल टीवी ने जब ये लॉन्च हुआ था तो इसने बड़े नारे किए थे, दावे किए थे, लेकिन आखिर में ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक्सपोक्स पर्सन बनकर रह गया और उससे ज़्यादा इसने कुछ नहीं किया। ये गवर्नमेंट के ऊपर भी उस तरह से बात करते हैं कि जैसे पता नहीं, मुझे लगता है, मेरी चॉइस है, ये कोई मैं डेफिनेट सर्वे तो नहीं दे रहा, लेकिन मुझे लगता है जैसे उसे पूछ के कि सर आप माइंड तो नहीं करेंगे ना हम ये बात कर दें। तो 7 न्यूज़ जो है, 7 न्यूज़ जब आ रहा था तो 7 न्यूज़ ने बड़ी हलचल मचाई, लेकिन 7 न्यूज़ को मैं इसलिए बुरा चैनल कहूँगा कि इसने जितने अपने काम करने वालों को फारिग किया बगैर किसी वजह के और उनसे तब्दील किया, ये एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट की अप्रोच नहीं थी और इस तरह की वजह से 7 न्यूज़ जो है वो अपनी बहुत सी चीज़ों पे उसने मार खाई और उसकी लॉन्च जो है इनफेक्टिव रही है। और अभी तक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अक्सरियत को ये नहीं पता कि 7 न्यूज़ है और अगर है तो वो क्या कर रहा है, किस नंबर पे आ रहा है उनकी केबल पे। लेकिन जिस चैनल का उनको पता है कि कहाँ पे आ रहा है, कैसा है, सबको उसका बड़ा इंतज़ार रहा था और उसने सबसे ज़्यादा गालिबन 2016 के अंदर अपने लॉन्च पे लोगों को डिसअपॉइंट किया, वो था बोल्ड टेलीविज़न नेटवर्क। बोल्ड टेलीविज़न जब आया तो बोल्ड टेलीविज़न एक बड़ी जद्दोजहद और एक बहुत स्ट्रगल के बाद इसका इनकाद हुआ और 19 दिन के अंदर इसको लॉन्च करना पड़ा। मैं भी वहीं पे था, मेरी टीम भी वहीं पे थी, बड़ी मेहनत हुई उसके पीछे। और उसके बाद हम तो 24 से थोड़े दिन के लिए गए थे अपने दोस्ती में उसको लॉन्च करने के लिए। वापस जब आए हम तो समहाउ द अदर कि जो बोल में काम करने वाले थे, जो बोल वाला जिनको कहा जाता है आम फहम में, उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद को वापस उस वक्त तक रिहायर नहीं किया गया और ये समझा जाता है कि नए लोगों को चांसेस दिए गए, जिसमें एंकर्स भी थे, जिसमें एनालिस्ट भी थे, जिसमें टेक्नीशियंस भी थे, जिसमें न्यूज़ कास्टर्स भी हैं, न्यूज़ डेवलपर्स भी हैं और गालिबन वो लोगों को वो इम्प्रेशन देने पे इसलिए कामयाब नहीं रहे कि हर बात पे वो कहते हैं नंबर 1, हम नंबर 1 न्यूज़ चैनल हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान को ख़ुद भी फैसला करना है कि उनकी नज़र में नंबर 1 कौन है। मेरी नज़र में अभी वो नंबर 1 नहीं है। बहुत लंबा एक सफ़र है, लेकिन चैनल, न्यूज़ चैनल, वो अपने जो उसका महवर होता है वो डायरेक्टर न्यूज़ होता है। आम आदमी को, आम व्यूअर को ये नहीं पता कि डायरेक्टर न्यूज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है। डायरेक्टर न्यूज़ गालिबन सबसे इम्पॉर्टेंट ओहदा है किसी एक न्यूज़ नेटवर्क में, मेरी नज़र में। मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो या CEO, मैं उनको अंडरमाइन नहीं कर रहा, बट एक डिपार्टमेंट में DN जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूज़ चैनल में, क्योंकि रिमेंबर ये न्यूज़ चैनल है, व्यूज़ चैनल नहीं है। व्यूज़ बाद में हिट होंगे, न्यूज़ पहले हिट होनी चाहिए।
तो डायरेक्टर न्यूज़ जो है उसको ये पता होना चाहिए कौन सी खबर कितनी अहम है, वो उसके बुलेटिन में पहले आएगी, दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, किस खबर को उसने कितना टाइम देना है, किस खबर को उसने कितनी वेटेज देनी है और किस खबर को उसने होल्ड कर लेना है, कितनी मर्जी ब्रेकिंग हो उसको रोक लेना है और किस टाइम पे उसको देना है। ये बड़े अहम फैसले हो सकते हैं। मसलन मैं इतने साल से प्रोग्राम करने के बावजूद मैं अहल नहीं हूँ, खुद को नहीं अहल समझता कि मैं डायरेक्टर न्यूज़ के ओहदे पे किसी भी चैनल पे काम कर सकूँ, क्योंकि बड़ा ये स्पेशलाइज्ड ये शोबा है। हमारी नज़र में नंबर 3 पे जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान में करासत की टीम के नज़र में, वो अहमद वलीद हैं। समा टेलीविज़न के इन्होंने बड़ी मेहनत की है और समा टेलीविज़न के मुतालिक ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये कंट्रोलर न्यूज़ हैं एक्चुअली, और इनके मुतालिक ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इन्होंने कंट्रोवर्सी से अपने आप को बचाया है। सेंटर ऑफ द लाइन इन्होंने ख़बरें दी हैं, इन्होंने किसी को एंटेगनाइज़ नहीं किया और किसी की खबर रोकने नहीं दी। वेरी प्रोफेशनल, वेरी प्रोफेशनली हैंडल्ड, वेरी प्रोफेशनली बैलेंस्ड। नंबर 2 पे एक बड़ा सरप्राइजिंग नाम है। मैं इसलिए सरप्राइजिंग कहूँगा कि मेरे सामने इस शख्स ने डायरेक्टर न्यूज़ का ओहदा संभाला नंबर 2 पे, और जब उन्होंने संभाला तो बड़े लोगों को खदशात थे उनके मुतल्लिक। ARY न्यूज़ नेटवर्क के अमाद यूसुफ ने जब एज अ डायरेक्टर न्यूज़ काम करना शुरू किया तो बड़ी लोगों ने आंखें उठाईं और बड़े लोगों ने भवें अपनी टेढ़ी की कि ये आदमी कैसे काम कर सकता है, क्योंकि इन्होंने रिप्लेस किया था एक बहुत ही काबिल जर्नलिस्ट को, जनाब अवैस तौहीद साहब को, जो ARY से पहले BBC में भी रह चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो अमाद यूसुफ के ऊपर एक 14 साल पुराने नेटवर्क का बोझ था और उसके साथ एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी को रिप्लेस करने का, और ख़ुद उनका कोई तजुर्बा नहीं था। लेकिन इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स अमाद यूसुफ ने अपने आप को मनवाया है और अब ये ना सिर्फ अपने न्यूज़ रूम में बल्कि रिपोर्टर्स में, ब्यूरो चीफ्स में, हर एक में ही इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पिवटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंस्पायरिंग फैक्टर। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि ये एक ही वक्त में न्यूज़ को भी देखते हैं और न्यूज़ शोज़ को भी देख रहे हैं, न्यूज़ प्रोग्रामिंग को भी देख रहे हैं, उनके एडिटोरियल कंट्रोल्स को और उसमें क्या जाना है क्या नहीं जाना। वेल डन अमाद यूसुफ फॉर रीचिंग हियर। बट पिछले साल की तरह इस दफ़ा भी हमारी नंबर 1 चॉइस जो है एज डायरेक्टर न्यूज़, दैट इज़ जनाब फ़हाद हुसैन साहब। फ़हाद हुसैन का ताल्लुक़ एक्सप्रेस न्यूज़ से है। फ़हाद हुसैन को बहुत से लोग जानते हैं, ये अपना टॉक शो भी करते थे और फिर एक टाइम आया कि फ़हाद हुसैन को चॉइस लेनी पड़ी, उनको चॉइस करना पड़ी कि जी वो अपना शो करें कि वो डायरेक्टर न्यूज़ रहें, क्योंकि काफ़ी लोगों का ख्याल था, ख़ासतौर एंकर्स का जैसे मैं हूँ, कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। लेकिन फ़हाद हुसैन ने चूज़ किया कि वो डायरेक्टर न्यूज़ रहें और बड़ी सही चॉइस थी, क्योंकि आज दूसरी बारी इस शो में फ़हाद हुसैन इज़ द नंबर 1 डायरेक्टर न्यूज़ ऑफ दिस कंट्री। एक्सप्रेस टेलीविज़न के लिए काम करते हैं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जब एक्सप्रेस ने लॉन्च किया था तो एक्सप्रेस के पास कोई शो नहीं था, मेरी नज़र में कोई अच्छा शो नहीं था, और ये उसकी न्यूज़ थी, उसकी टेक्नोलॉजी थी, उसकी DSNG वैन्स थी और उसकी गैदरिंग थी एंड सिमुलेशन थी उन न्यूज़ की, जिन्होंने एक्सप्रेस को शोरे आफाक बुलंदियों पर पहुँचा दिया। और आज भी एक्सप्रेस की जो बैकबोन है वो उसका न्यूज़ रूम है, एंड डायरेक्टर न्यूज़ ऑफ दैट न्यूज़ रूम इज़ फ़हाद हुसैन। मोर हिट्स एंड मोर मिसेस। कौन से एंकर हमारी नज़र में टॉप पे हैं 16 में और कौन से एंकर फ्लॉप हैं, कौन से ड्रामे हिट हुए, कौन से ड्रामे हमारी नज़र में हिट नहीं हुए। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैंने बताया कि इस साल कौन सा चैनल नंबर 1 रहा, कौन सा चैनल 0 रहा और कौन हीरो रहा और कौन नहीं रहा। आपको बताया कि डायरेक्टर न्यूज़ कौन से चैनल के सबसे अच्छे थे। आपको बताऊं कि इमर्जिंग स्टार्स का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट शोबा है, क्योंकि नए नए लोग जब इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो उनकी बड़ी अहमियत होती है। लेकिन कई स्टोरीज थी सोशल मीडिया से मेन मीडिया पे ट्रैवल करके आई, जैसे मैंने आपको बताया पहले अमजद साबरी, जुनैद जमशेद, ये सारे थे। लेकिन इंग्लैंड से जीतने के बाद
और जो ग्राउंड के अंदर पाकिस्तानी टीम ने पुशअप्स किए वो ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह पे नंबर 1 ट्रेंड उसका रहा। उसने मीडिया के ऊपर भी अपनी जगह बनाई। और फिर ताहिर शाह का गाना आया एंजल, उनका ये गाना आया जिसको मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि कायनात की तारीख में शायद इससे ज़्यादा बुरा गाना कोई नहीं होगा और हो भी नहीं सकता। बड़ी मेहनत से इतना बुरा गाना कोई आदमी बना सकता है और उसके ऊपर इतना बुरा वीडियो बना सकता है। लेकिन ताहिर शाह ने हर दुनिया की हर कोने पे, यहाँ तक कि BBC वगैरह से भी उन्होंने रिव्यूज़ अपने मुतालिक ले लिए। फिर उनको आके डोमिनेट किया। फरियाल मखदूम ने, जो आमिर खान बॉक्सर की फॉर्मर वाइफ हैं, अपनी पहले ट्विटर के ऊपर उनकी लड़ाई शुरू हो गई, फिर मीडिया के ऊपर लड़ाई शुरू हो गई। वेरी अगली फाइट, बट इट डोमिनेटेड द मीडिया। लेकिन हैविंग सेड दैट, पिछले साल 2016 में इमर्जिंग स्टार्स जो हैं हमारे, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, मैं जैसे एंकर हूँ, मैं कैसे कह दूँ कि उनको इग्नोर करना है, क्योंकि वो बड़ी तेज़ी से ऊपर आ रहे हैं। आपको मैं बताऊँ कि शाज़िया ज़ीशान एक नाम है चैनल 92 का, एक 92 स्पेशल के नाम से शो करती हैं और बहुत पोटेंशियल एंकर हैं। और इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी पिच, इनका कंट्रोल, इनकी थ्रो जो वॉइस की है वो जो है वो काफ़ी यानी इम्प्रेसिव है। अगर ये इसी तरह जाती रहीं तो मुझे यकीन है कि 2017 में ये अपनी काफ़ी जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगी। फ़ाद मुस्तफ़ा जीतो पाकिस्तान जो करते हैं ARY डिजिटल पे, ये बहुत ही हर दिल अजीज़ है और इनमें जितनी एनर्जी और जितना करंट है फ़ाद मुस्तफ़ा के अंदर, आई मीन वन कैन लुक एट हिम एंड वन कैन एनवी हिम कि यार ये अल्लाह ताला ने इस शख्स को कितना हुनर दिया है और इसको कितनी यानी एनर्जी दी है और लोगों में पॉपुलर हैं। लेकिन एक ख़ास वजह से फ़ाद मुस्तफ़ा नंबर 2 हैं, नॉट नंबर 1। नंबर 1 जो हम रेट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक नई आने वाली न्यूज़ एंकर को, न्यूज़ शो एंकर को, रमशा कंवल को। खबर के साथ ये प्रोग्राम करती हैं। रमशा कंवल जो हैं, इन्होंने न्यूज़ कास्टर के तौर पे अपने करियर का आगाज़ किया और फिर जब कोई एंकर एब्सेंट होता था तो उसकी जगह पे इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे किया और बहुत जल्दी इन्होंने अपना लोहा मनवा लिया। इन्होंने शिफ्ट किया अपने घर को भी और अपने करियर की खातिर बड़ी मेहनत की इन्होंने। और आज मैं ये आपको बता सकता हूँ कि इनका नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है और फ़ाद मुस्तफ़ा का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा हमने उसको नीचे रेट किया है, क्योंकि जब आप गेम शो करते हैं और उसमें सिर्फ हल्ला गुल्ला होता है और उसमें आप लाखों के इनामात दे रहे होते हैं तो लोगों की बड़ी अट्रैक्शन होती है। जब हर एक को फ़ोन मिल रहा हो, हर एक को कोई डुगडुगी मिल रही हो, किसी को गाड़ी मिल रही हो, तो जब इतने लाखों की अट्रैक्शन होती है तो वो वैसे ही जो है शो बज़ाते ख़ुद पॉपुलर होता है। और इसका क्रेडिट जो है वो एक और शख्स को ज़्यादा जाता है। वो कौन है वो मैं आपको बताऊँगा कौन है थोड़ी देर में। तो न्यूज़ शो में जहाँ पे तकरीबन 170 एंकर्स हैं और मंजे हुए और कई कर रहे हैं, उनके बीच में खबरें पढ़ते हुए बीच में आ जाना और अपने शो को टॉप 10 की रेटिंग में लेके आ जाना, ये बहुत बड़ा एफर्ट है। रमशा कंवल, गुड लक फॉर द फ्यूचर। लेकिन बेस्ट एंकर्स जो हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के 2016 में मेरी नज़र में, वो उनमें से 1-2 तो वही हैं जो पिछले साल थे। नंबर्स शायद आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन यह है कि कुछ नए एंट्रेंट्स भी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने इस बारी शहजाद इकबाल को इंक्लूड किया है। समा टेलीविज़न के शहजाद इकबाल, इन्होंने बड़ी ही आराम से इन्होंने स्टेप किया है और इन्होंने कई साल लगाए हैं। बिज़नेस प्लस से अपने करियर का आगाज़ किया, बिज़नेस प्लस से ये मज़ीद चैनल्स बदलते हुए फाइनली ये जाग से लेकर समा तक का इनका सफ़र वो भी बड़ा तवील है। लेकिन शहजाद इकबाल जब से इस्लामाबाद गए, वहाँ पे मेन स्ट्रीम गेस्ट के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया और अब इनका वो एक लेवल हो गया कि जब भी किसी को फ़ोन करते हैं तो गेस्ट की ये पहली चॉइसेस में से ज़रूर होते हैं, क्योंकि एक बड़ा बैलेंस्ड ओपिनियन देते हैं और कटिंग एज क्वेश्चंस करते हैं। मेहर बुखारी शुड बी नो सरप्राइज, या मेहर अब्बासी जो हैं, इन्होंने पहले तो बहुत देर तक रूल किया था, फिर उसके बाद एक डिप आया था और फिर उसके बाद मेहर ने बड़ी ग्रेजुअली अपने आप को मनवाया और ये काफ़ी एफर्ट करती हैं अपने शो पे। शी स्टेज इन द टॉप 5 लिस्ट। अ न्यू एंट्रेंट नंबर 3 पे अरशद शरीफ हैं, पावर प्ले करते हैं ARY पे। अरशद शरीफ जो हैं, ये बहुत ही धीमे मिजाज के शख्स हैं और बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं न्यूज़ के ऊपर। ख़ास तौर पे
जो फोरकास्ट न्यूज़ फोरकास्ट है उसके ऊपर अरशद की बड़ी गहरी नज़र होती है। मैं ख़ुद इनसे बहुत चीज़ों के ऊपर राय लेता हूँ, इनकी राय बड़ी अहम है। और इनका सबसे जो बड़ा एज है कि वो ये है कि ये बहुत ही चुपता हुआ सवाल इतने धीमे लहजे में कर लेते हैं कि अगला नाराज़ भी नहीं होता और सवाल देने पे मजबूर भी होता है। लेकिन जो बहुत ही मेजर ट्रेंड सेटर हैं जिन्होंने कामरान खान को रिप्लेस किया था वो हैं शाहज़ेब खानज़ादा जियो टेलीविज़न के ऊपर। जब शाहज़ेब आए थे तो शुरू में 3 महीने लोगों ने इनको टॉलरेट नहीं किया, इनका मजाक उड़ाया, लेकिन शाहज़ेब ने भी अपना करियर बिज़नेस प्लस से शुरू किया था, जो स्टॉक मार्केट है उसकी रिपोर्टिंग से शुरू किया था। बहुत कम लोगों को पता है कि शाहज़ेब खानज़ादा और शहजाद इकबाल से अच्छा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कोई एंकर नहीं है इस पूरे मुल्क में। दे आर द नंबर 1 और 2 इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल शोज़ में शाहज़ेब खानज़ादा जो हैं उन्होंने बड़े धीरे से ग्रेजुअली अपनी जगह बनाई है। और इस वक्त शाहज़ेब खानज़ादा जो हैं जितने भी ओपिनियन मेकर्स हैं और हाउस होल्ड्स हैं उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नागुज़ीर नाम है जिसने अगर इनका फ़ोन जाए तो गालिबन ये फर्स्ट या सेकंड चॉइस होंगे किसी भी गेस्ट के लिए उस शो में अपीयर होने के लिए। वेल डन शाहज़ेब। बट नंबर 1 लाइक द लास्ट ईयर रिमेन्स काशिफ अब्बासी। काशिफ अब्बासी का शो ऑफ द रिकॉर्ड ARY न्यूज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम है, बल्कि ARY न्यूज़ का फ्लैग बेयरर प्रोग्राम है, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड वो प्रोग्राम है जो ARY के साथ बहुत लॉयल रहा, हमेशा से लॉयल रहा। और काशिफ अब्बासी ने इधर उधर न जाने की कोशिश की मुख्तलिफ ऑफ़र्स के बावजूद, और उनका फेथ ARY में और ARY का फेथ काशिफ में हैज़ पेड ऑफ कि आज दूसरे साल भी काशिफ अब्बासी इज़ डिक्लेयर्ड एज द नंबर 1 न्यूज़ एंकर ऑफ 2016। और लेकिन बुरे एंकर्स भी आए, बुरा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिन्होंने अपनी रेटिंग बहुत ज़्यादा खोई और जो अब असर नहीं कर रहे। मैं कईयों का नाम नहीं ले रहा, जैसे मैं डॉक्टर शाहिद मसूद का नाम नहीं लेता, मैं मोहित पीरज़ादा का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं उनका लेता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट हैं इस वक्त। जैसे रेहाम खान ने अपनी रेटिंग बहुत लूज़ की। जब रेहाम खान की इमरान खान से शादी हुई थी तो वो एक छोटा सा पीरियड था चंद महीने का कि जब उनका शो जो था वो उठना शुरू हो गया था और PTI लवर्स ने उनको रिलीजियसली देखना शुरू कर दिया था, तो उनको एक बज़ मिल गई, उनको एक पुश मिल गई। लेकिन अपनी डिवोर्स के बाद जब उन्होंने आके शुरू किया तो पहले 1-2 शोज़ में बड़ी लोगों को क्यूरियोसिटी थी कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन उसके बाद वो मंडेन होते रहे और एनर्जी लेवल उनका ज़ीरो हो गया, जिसकी वजह से चैनल ने भी उनको कहा मेहरबानी है आपकी, थैंक यू वेरी मच। मोतीउल्लाह जान वैसे काफ़ी लोगों को नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन कई लोग इनको जानते भी हैं क्योंकि ये कई जगहों पे आके अपनी राय भी देते रहते हैं। मोतीउल्लाह जान के ऊपर पता नहीं इनको किस बात पे हर एक पे गुस्सा रहता है, हर वक्त इनको गुस्सा रहता है, लेकिन अगर ये अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लें और ये ख़बरों पे ध्यान ज़्यादा देना शुरू करें तो शायद ये कभी को अच्छे एंकर भी बन जाएं। जावेद चौधरी कल तक कर रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पे। कल तक तो जावेद चौधरी बहुत ही मकबूल थे, लेकिन जावेद चौधरी की जो असल वजह मकबूलियत है वो उनका कॉलम था। उनका कॉलम जब तक हिट रहा एक्सप्रेस अखबार में, जावेद चौधरी एज एन एंकर हिट रहे। लेकिन अब उनका जो स्टाइल है वो प्रेडिक्टेबल हो गया है कि पहले उन्होंने एक कहानी सुनानी है, फिर 4 गेस्टों से 1-2 सवाल करने हैं और फिर उन्होंने क्लोजिंग में कहानी सुनानी है। तो उनका शो अपनी प्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से थोड़ा सा मंडेन हो गया है। लेकिन तलत हुसैन ने जब जियो टेलीविज़न पे अपना प्रोग्राम शुरू किया तो उनकी नाकामी की सबसे बड़ा जो एक सबूत है वो तो यह है कि अपने प्रोग्राम का नाम भी सही नहीं रख सके। उन्होंने उसका नाम नया पाकिस्तान रखा। उन्होंने तहरीक इंसाफ और इमरान खान की बुराइयां करनी थी तो इमरान खान का ही स्लोगन उठाकर उन्होंने अपने शो का रख लिया। लेकिन तलत हुसैन जो एक बहुत पहले जब PTV के ऊपर करते थे और ख़ास उसके बाद आज टेलीविज़न के ऊपर, तो बहुत ही नामी गिरामी ये एंकर थे, सहाफ़ी थे, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी, बड़ी इज़्ज़त थी, लोग इनको कोट करते थे। लेकिन अब गुज़िश्ता चंद बरसों में तलत हुसैन की मकबूलियत का ग्राफ जो है वो बेइंतहा गिर गया है। लेकिन जिसने डिसअपॉइंट किया पिछले साल की तरह, जो अपनी व्यूअरशिप को नहीं बरकरार रख सका, वो दुनिया टेलीविज़न का फ्लैगशिप प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ है। कामरान खान वो पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है, मकबूल तरीन सहाफ़ियों में एक वक्त में वो रहे
उनकी जब न्यूज़ के अंदर वो काम करते थे तो वो उनके जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ हैं वो बड़ी हिट भी हुई, उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगे, लेकिन उन्होंने मेंटेन किया। लेकिन जब से उन्होंने जियो टेलीविज़न को छोड़ा है, कामरान खान अपना स्टेटस और अपनी पोजीशन इन चीज़ों को बरकरार नहीं रख सके। सैड ईयर फॉर कामरान खान, तलत हुसैन एंड सम अदर्स 2016। एक ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताऊंगा और कौन कौन हिट है, कौन कौन फ्लॉप है। टेक अ ब्रेक। न्यूज़ शोज़ में एनालिस्ट का बड़ा रोल होता है और एनालिस्ट जो है शो को दम देता है, उसको उठाता है या उसको बिठा देता है। कई एनालिस्ट पॉपुलर होते हैं और कई एनालिस्ट अच्छे होते हैं। अच्छा एनालिस्ट वो होता है जो माजी के वाक़यात को लेकर मुस्तकबिल में के मुतालिक प्रेडिक्शंस कर सकता है, उसकी प्रेडिक्शन सही आए। और पॉपुलर एनालिस्ट वो होता है कि वो उसका तज्ज़िया फ़ेल हो या पास हो, वो हर दिल अजीज़ रहता है। जैसे शेख रशीद साहब एक बड़ी एग्जांपल हैं कि उनकी गोया हर प्रेडिक्शन गलत साबित हुई, लेकिन वो इंतहाई मकबूल एनालिस्ट हैं। वो जिस शो में आते हैं, जिस चैनल पे आते हैं, वो उसको दम दे देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि पॉपुलर एनालिस्ट में इस बारी जो 3 लोगों को हमने चुना, उनमें तीसरे नंबर पे हैं फवाद चौधरी। वैसे तो अब इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये जो अपने फिल्बदी जुमले बोल जाते हैं और ये जो इनकी विट है, वन लाइन्स हैं, वो इनको इंतहाई मकबूल करके उन्होंने रखा हुआ है। और फवाद चौधरी एक हर दिल अजीज़ पॉपुलर एनालिस्ट हैं। इस वक्त हर एक चाहता है कि उनके शो पे हों। हसन निसार साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हसन निसार साहब गुरु हैं इस काम के, और हसन निसार साहब अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं। बल्कि जब वो बेबाक ना हों, अगर कभी थके हों, कुछ हों, तो लोगों को हैरानी होती है, लोगों को परेशानी होती है। हमसे लोग फ़ोन करके सवाल करते हैं कि भाई हसन भाई की आज तबीयत ठीक थी, उन्होंने ज़्यादा कोई बुरा भला नहीं कहा। लेकिन 2016 में जिस एनालिस्ट ने लीप्स एंड बाउंड्स अपनी तरक्की की है, आपका उसको एग्री करना या डिसएग्री करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसने अपने आप को मनवाया, और मुझे ये खुशी है कहते हुए कि सबसे पहले वो खरा सच प्रोग्राम में एज एन एनालिस्ट आए, जनाब आरिफ हमीद भट्टी, ब्यूरो चीफ हैं ARY लाहौर के और एनालिस्ट हैं, और गालिबन इस वक्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सबसे मारूफ और पॉपुलर एनालिस्ट हैं। लेकिन बुरे एनालिस्ट भी हैं, अच्छे एनालिस्ट भी हैं। मसलन मैं आपको हैरानी होगी, मेरी नज़र में बहुत अच्छा एनालिसिस, बैलेंस्ड एनालिसिस जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब का है। जो शख्स सुहेल वड़ाइच को जानता है वो उनकी पर्सनालिटी से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता, और जो उनको टेलीविज़न पे देखता है या उनका कॉलम पढ़ता है वो उनसे मरगूब होना शुरू हो जाता है। सुहेल वड़ाइच बड़े अनएज्यूमिंग से आदमी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही एक हसास और बैलेंस जहन दिया है, और वो जब तज्जिया करते हैं तो वो हकीकतन एक बड़ा एक्यूरेट तज्जिया होता है। दूसरे नंबर पे सलमान गनी है। दुनिया टेलीविज़न से, दुनिया अखबार से इनका ताल्लुक़ है, हमारे दोस्त हैं, अर्दिल अजीज़ हैं, और इनकी सबसे बड़ी जो पहचान है वो इनकी बेबाकी है। इनके दोस्त के मुतल्लिक सवाल करें, इनके अजीज़ या रिश्तेदार के मुतल्लिक सवाल करें, सलमान साहब जो हैं बहुत ही ऑनेस्ट और एक्यूरेट एनालिसिस देते हैं, और इनके बेशतर तज्जिए जो हैं 2016 में करा सच प्रोग्राम के अंदर भी जो उन्होंने दिए और दीगर जगहों पे दिए, वो सच साबित हुए। नंबर 1 चॉइस जो है बेस्ट एनालिस्ट की, वो कुछ लोगों को एतराज़ होगा, कुछ लोग एग्री करेंगे, लेकिन मैं एज अ प्रोफेशनल एक बात कर रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके मतलब हम अपनी स्ट्रॉन्ग राय बना लेते हैं, या हमें पसंद हैं या हमें नापसंद हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनका तजुर्बा, उनकी नेटवर्किंग, उनके सोशल कॉन्टैक्ट्स और उनका अपना जहन उनके तज्जियों में बड़ी मदद करता है। हामिद मीर जियो टेलीविज़न के और जंग अखबार का एक नाम है। हामिद मीर साहब से मेरा एग्री करना या डिसएग्री करना ज़रूरी नहीं है, मैं उनकी बहुत कम बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि जब भी मैंने उनको एज एन एनालिस्ट किसी और शो पे देखा है, क्योंकि अपने शो पे तो वो मॉडरेट कर रहे होते हैं और अपने शो पे उनको एक लाइन लेनी पड़ती है, टो करनी पड़ती है, लेकिन जब मैं उनको दूसरे शोज़ में एज एन एनालिस्ट देखता हूँ तो जो उनके तज्जियात हैं, जो उनके मुशाहिदात हैं,
वो बहुत स्ट्राइकिंग होते हैं, बहुत एनालिटिकल होते हैं और बड़े एक्यूरेट होते हैं। यू मे एग्री और यू मे डिसएग्री, बट 2016 में हामिद मीर के बहुत ज़्यादा तज्जियात जो थे वो बहुत एक्यूरेट साबित हुए हैं। बुरे एनालिस्ट भी हैं, बुरे एनालिस्ट ऐसे कि उनका कोई एनालिसिस ही सही ना हो, वो या काफ़ी ज़्यादा उनमें से गलत हों, जैसे जनरल असलम बेग हैं। जनरल असलम मुझे नहीं पता कितने एनालिसिस सही दिए हैं। एक मुझे याद है जब उन्होंने इराक वॉर से शुरू में कहा था कि इट विल नॉट बी ईजी और अमेरिका वहाँ से निकल नहीं सकेगा। उसके अलावा जनरल असलम बेग के मैंने तो मेजॉरिटी एनालिसिस जितने सुने हैं मुझे उन पर एतराज़ ही रहा है। जनरल तलत एक और नाम है, वतनी वैसे तो शायद इंजीनियर हैं, लेकिन आप इनसे जिस मर्ज़ी चीज़ पे तज्जिया ले लें, इनको फ़ोन जाना चाहिए कि आ जाएं शो पे। जनरल तलत साहब फ़ौरन आ जाएंगे और अपनी माहिराना राय जो है उस पर देना शुरू कर देंगे, चाहे इनको पता हो या ना। लेकिन ये मेरी राय है, अगेन प्लीज़ जनरल साहब इसको माइंड ना करिएगा, इस पर डेफेमेशन ना करिएगा, मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ और आप भी मेरे मुतालिक इसी तरह की राय रख सकते हैं, आपको हक है। नंबर 2 पे रेहाम खान। रेहाम खान ने जब भी एज एन एनालिस्ट बैठी हैं, इन्होंने बड़े बायस्ड एनालिसिस दिए हैं। जब ये शादीशुदा थी या शादी होने वाली थी तो प्रो PTI, प्रो इमरान खान, और जैसे ही इनकी तलाक हुई और तलाक के बाद इंतहाई एंटी इमरान खान ये वो, और इमरान खान ने यानी इनको सिफर करने में बड़ा अहम किरदार इस तरह से अदा किया कि वो खामोश रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उस वजह से ये खुद ही लाइमलाइट में ज़्यादा आती रहीं और उनके तज्जियात और इनके एनालिसिस जो हैं वो गलत होते रहे। लेकिन क्लोजिंग से पहले आपको बताऊं कि हमारे पास अच्छे कॉलमिस्ट और अच्छे नहीं हैं जो कॉलमिस्ट, वो भी बेस्ट मेल न्यूज़ प्रेजेंटर्स, हमारे पास टॉक शोज़ के अलावा मॉर्निंग शोज़ की लिस्ट और ड्रामा, कौन सा ड्रामा हिट गया, कौन सा ड्रामा फिट गया और कौन सा ड्रामा मिसफिट गया, और कौन से पॉपुलर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस 2016 में रहे जिन्होंने स्क्रीन को ग्रेस किया, सिंगर्स कौन से थे, ये सब अगली किस्त में आपको बताऊंगा। Until the next time, Allah Hafiz.